नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने साझा की नागपुर दौरे की झलकियां। इंस्टाग्राम पर लिखा, लोगों के स्नेह के लिए आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नागपुर दौरे की कुछ विशेष झलकियां सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर साझा की है। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा किए गए एक पोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा, लोगों की गर्मजोशी और स्नेह के लिए मैं उनका आभारी हूँ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर का दौरा किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित। राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के कारण संघर्ष कर रहा पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नोबेल नॉमिनेशन के कारण सुर्खियों में है। पाकिस्तान में मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करने वाले पूर्व पीएम इमरान खान के प्रयासों के आधार पर पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इमरान फिलहाल जेल में बंद है। क्या वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने की हो रही कोशिश? अदालत जाने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि सरकार आगामी 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे निपटने की अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। वह इसका और मजबूत तरीके से विरोध करने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ सर्वोच्च न्यायालय जाने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। पूर्व सीएम बीरेन सिंह ने किया बड़ा खुलासा। मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में जारी हिंसा का मुख्य कारण अवैध प्रवासन, नशे की समस्या और जंगलों का विनाश है। उन्होंने यह बयान सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। इस दौरान उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा पर भी निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्हें मणिपुर में अवैध गांवों की बढ़ती संख्या की जानकारी है। पीएम मोदी के रिटायरमेंट वाले दावे पर फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी आने वाले वर्षों तक देश की अगुवाई करेंगे। फडणवीस ने यह भी कहा कि 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। औरंगजेब विवाद को आरएसएस नेता जोशी ने बताया अनावश्यक। महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े विवाद को आरएसएस के वरिष्ठ नेता ने अनावश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी अनुयायी हैं वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित कब्र का दौरा करेंगे। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के प्रयासों की निंदा की। नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति में हिंदी थोपने के लेकर के विवाद के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का नरसंहार समाप्त होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति का मुख्य एजेंडा सत्ता का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण, निवेश को निजी क्षेत्र को सौंपना और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण करना है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये 3 सी आज भारतीय शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। औरंगजेब विवाद पर एक बार फिर बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज है। इसी बीच एक बार इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, जहां सोमवार को उन्होंने कहा कि चाहे लोग मुगल बादशाह औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, उनकी कब्र एक संरक्षित स्मारक है और इसे नहीं हटाया जाएगा, लेकिन महिमा मंडन भी नहीं होने दिया जाएगा। बिड विस्फोट मामले में सपा विधायक का तीखा हमला। महाराष्ट्र के बिड विस्फोट में रविवार को हुए मस्जिद विस्फोट मामले में राज्य भर में सियासी गर्माहट तेज है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर इस विस्फोट को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को उन्होंने कहा कि यह विस्फोट मुसलमानों के खिलाफ राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई बयानबाजी का नतीजा है, जिसके कारण आम जनता में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदा को रद्द करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि समुद्री जीवन के लिए खनन के दुष्प्रभाव के आकलन के बिना अपतटीय खनन शुरू करना चिंताजनक है। कुणाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र की राजनेता के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मुंबई पुलिस की एक टीम सोमवार को दादर स्थित कॉमेडियन कुणाल कामरा के आवास पर पहुंची। कामरा को मुंबई के हैबिटेट सेंटर में उनके विवादास्पद चुटकुलों के सिलसिले में खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
किरेन रिजिजू ने कहा, संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने सोमवार शाम एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इस विधेयक में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी है, ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। बकौल रिजिजू को जो वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है। हमले के बाद पहली बार घर की बालकनी पर नजर आए सलमान। बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से सबको कहा ईद मुबारक। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई थी। अब इस हमले के लगभग एक साल बाद सलमान खान अपने अपार्टमेंट की उसी बालकनी पर नजर आए जहां से उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी। ईद के खास मौके पर सलमान खान अपनी इस एडवांस्ड और बुलेट प्रूफ बालकनी पर नजर आए हैं। मोटे कांच के भीतर से सलमान ने घर के बाहर मौजूद अपने फैंस को दुआ सलाम किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो जारी किया। ईदगाह की दीवार पर धार्मिक नारा लिखे जाने से तनाव आरजेडी को भी लपेटा। वैशाली जिला में सोमवार को ईद की नमाज से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। पूरा मामला जिले के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत का है, जहां पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ईदगाह के दीवार पर एक धार्मिक नारा लिख दिया। साथ ही आरजेडी जिंदाबाद और अहिरान भी लिखा गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। बता दें कि इसके बाद मौके पर भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई और तनाव की स्थिति हो गई। चुनाव तक हर महीने बिहार आ सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के बाद चौथा दौरा। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सुपर एक्टिव मोड में चल रही है जी। और बता दें कि बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े दिग्गज नेता बिहार का दौरा कर चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से अप्रैल में पीएम मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले जमुई, भागलपुर और दरभंगा दौरे पर आए थे। चौथा दौरा मधुबनी का होगा। वहीं बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक पीएम का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इससे पहले 29 से 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। मधुबनी से पीएम मोदी देश को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन बिहार में हो रहा है। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में पूरे बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। उस दिन पीएम पंचायती राज से संबंधित हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। उसी दिन पीएम पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण और बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। बिहार में विकास नहीं दिख रहा तो इलाज कराए। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बिहार दौरे और चुनावी शंखनाद से बिहार भाजपा में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि एनडीए की सरकार में बिहार के विकास के शाह की गर्जना से विपक्षी दल असहमत है। खासकर लालू प्रसाद की राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों ने बीजेपी के दावों को जुमला करार दिया है। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा तो उन्हें इलाज करना चाहिए। महागठबंधन में सीएम फेस पर तकरार जारी। लालू कर चुके हैं तेजस्वी सरकार का ऐलान। महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर तकरार अभी जारी है। लालू यादव समेत राजद के सभी नेता तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम मान चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की राय उनसे अलग है। बता दें कि कांग्रेस नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सीएम फेस से ज्यादा जरूरी है सीटों का सही बंटवारा। महागठबंधन के सभी दलों के बड़े नेता साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चयन कर लेंगे। हाईटेक बनेगा पुलिस विभाग। अब इन पुलिस कर्मियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस हाईटेक होने जा रही है। अब सभी अनुसंधानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य का संकलन करेंगे। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी शामिल है। स्मार्टफोन उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को सरकार की ओर से डेटा के लिए 500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। पाकुड़ एसपी ने बताया कि 25,000 रुपए तक का मोबाइल फोन खरीदना आवश्यक है। सरकार की ओर से उक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गर्मी के तेवर नर्म करेगी बारिश। आईएमडी ने बताया झारखंड में कब मौसम मारेगी पलटी। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 अप्रैल से बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कई जिलों में गर्मी सामान्य है। तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में ट्रंप, दिए संकेत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार चुनाव लड़ने की संभावना जताई है। एनबीसी को
दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कुछ तरीके हैं जिनसे यह संभव हो सकता है। हालांकि उन्होंने इसे जल्दबाजी करार दिया। अमेरिकी संविधान केवल 2 कार्यकाल की अनुमति देता है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया कि नियमों के तहत विकल्प तलाशे जा सकते हैं। क्या वे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आगे कर खुद सत्ता में वापसी की योजना बना रहे हैं? ट्रंप का जेलेंस्की पर निशाना, खनिज संसाधन डील से पीछे हटने पर दी चेतावनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर खनिज संसाधन डील से पीछे हटने की कोशिश का आरोप लगाया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जेलेंस्की ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने रूस पर भी दबाव बनाते हुए कहा कि यदि व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते को टालते रहे तो अमेरिका रूसी तेल पर 25 से 30% का सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। जर्मन स्टार्टअप का रॉकेट लॉन्च फेल, एलॉन मस्क बोले स्पेसएक्स की मदद ले। जर्मन स्टार्टअप इसार एरोस्पेस का स्पेक्ट्रम रॉकेट लॉन्च के 40 सेकंड बाद ही असफल हो गया और विस्फोट हो गया। इस पर स्पेसएक्स के प्रमुख यानी एलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतरिक्ष एक कठिन जगह है, अगर वहां पहुंचना है तो स्पेसएक्स की मदद ले सकते हैं। स्पेसएक्स अंतरिक्ष में व्यापारिक संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अमेरिका ईरान में बढ़ा तनाव, मिसाइल अटैक की आशंका तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बमबारी की धमकी के बाद ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चर्स को तैयार कर लिया है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में ईरान ने ट्रंप से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। तेहरान टाइम्स के अनुसार ईरान किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इस स्थिति के चलते क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। गाजा में ईद पर भी इजरायली हमले, 64 लोगों की मौत। ईद उल फित्र के मौके पर गाजा में इजरायली हमले नहीं रुके। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग इलाकों में भीषण बमबारी से कम 64 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए हैं। मरने वालों में ईद मनाने की तैयारी कर रहे बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे इजराइल की फांसीवादी सोच बताया। इस बीच फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 14 लापता इमरजेंसी वर्कर्स के शव बरामद किए, जो बीते सप्ताह इजरायली हमलों में मारे गए थे। रफाह इलाके में 5 रेस्क्यू गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।